नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर और एक और रोचक एपिसोड में, जहां पे हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप तक हम देश से, विदेश से, समाज से अलग अलग लोगों को लाएं, आपसे परिचित कराएं जिन्होंने ऑलरेडी कानून या समाज के क्षेत्र में इतना काम कर लिया है, उनसे हम आपको अवगत करा सके। और आज इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करता हूँ रजत बजाज जी का, मुंबई से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं टाटा AIA कंपनी में। और अपने कम से कम 2 दशकों की उन्होंने काम की श्रेणी में बहुत सारी कंपनियों में जहां वो कार्यरत रहे, उनको एक नए आगाज तक पहुंचाया है। लीगल लैंडस्केप में तब्दीलियां लाई हैं, सकारात्मक एक दृष्टिकोण है उनका। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रजत जी, आज आपका हमारे इस चैनल सुन पे, इस एपिसोड पे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के। धन्यवाद चैन जी, धन्यवाद मित्रों, आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रजत जी, सवाल जवाब की श्रृंखला शुरू करने से पहले हमारा हमेशा एक शुरुआती प्रश्न रहता है अपने अतिथियों से कि थोड़ा आप हमको अपने बारे में बताएं, अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में, अपने जन्म स्थान के बारे में, और किस दौर पे वो आपका जीवन का रहा जब आपने निर्णय लिया कि अब मुझे वकालत करनी है, वकील के क्षेत्र में जाना है और वकील बनना। दिल्ली में पैदा हुए जयंत जी, दिल्ली में ही पढ़े। नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हमने अपनी पढ़ाई करी। अपना कॉलेज भी वहीं से किया, दुर्ग गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हमने अपना ग्रेजुएशन किया। दोस्तों के साथ अपना जब पढ़ाई करते थे तो सबसे पहले सोचा कि कंपनी सेक्रेटरीशिप करेंगे, तो कंपनी सेक्रेटरीशिप से अपना पढ़ाई शुरू किया। अपनी ग्रेजुएशन के साथ 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 कंपनी सेक्रेटरीशिप करते गए, ग्रेजुएशन करते गए। जब तक ग्रेजुएशन हुआ, कंपनी सेक्रेटरीशिप पूरा हो गया, और जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ, कंपनी सेक्रेटरीशिप पूरा हुआ, तो अब नया क्या करें। तो उस पॉइंट इन टाइम पे क्योंकि हम CS कर रहे थे ऑलरेडी 3 सालों से, और कानून में, कंपनी लॉ में, इकोनॉमिक लॉज में, जनरल लॉज प्रोसीजर्स में काफी ऑलरेडी ध्यान था, तो वहां से हमें लगा कि हमें वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए। और वहां से फिर हमने LLB किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हमने LLB भी किया। और हम साउथ कैंपस लॉ सेंटर 2 से हमने वहाँ से किया। साथ साथ हम अपना इंटर्नशिप करते थे, पढ़ाई करते थे, जॉब करते थे। वहीं से हमने सोचा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमें इंटरेस्ट आता है। कॉर्पोरेट लॉज, इकोनॉमिक लॉज, IPR, ये सब चीज़ें हमें उस टाइम पे इंटरेस्ट करती थी। तो वहीं से हमने अपनी वकालत करने के बारे में सोचा। और जब हमने अपनी वकालत करी तब हम ऑलरेडी नौकरी पेशा थे, काम कर रहे थे, और वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई जयंत जी। जी सर, आपने ये बहुत बड़ी अच्छी बात बताई। और एक दो सवाल जो मेरे इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपने कंपनी सेक्रेटरीशिप की बात की, और मैं देखता हूँ कि आज की भी पीढ़ी में कई दफा मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मेरे से सवाल कई लोग पूछ लेते हैं कि क्या कंपनी सेक्रेटरीशिप साथ में करनी चाहिए। कुछ लोग CA भी साथ में कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि वकालत से, क्योंकि एक बिजनेस एंगल इसमें एक इन्वॉल्व होता है, तो एक बड़ा मिला जुला एक अच्छा मिश्रण बन जाता है। मैंने तो कभी सर कंपनी सेक्रेटरीशिप किया नहीं, पर आपके जरिए जानना चाहूंगा कि कंपनी सेक्रेटरीशिप जो आपने की और साथ में आपने वकालत की भी, उसकी पढ़ाई बाद में अपनी पूरी की, तो उससे आपको लगा कि क्या आपके जीवन में उससे कुछ फर्क आया? पहला सवाल ये। और दूसरा, क्या वकालत के साथ कंपनी सेक्रेटरीशिप करना जरूरी है या नहीं? मैं पहले दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि क्या ये जरूरी है या नहीं। जरूरी तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे लॉयर्स जानते हैं, हमारे मित्र हैं जिन्होंने वकालत की पढ़ाई करके बहुत अच्छा काम किया है, कॉर्पोरेट में जॉब्स करते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, लीगल हेड्स हैं, जनरल काउंसिल लेवल पर बैठे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। जरूरी तो नहीं है, तो पहली बात ये है। और क्या करना अच्छा है, ऑफ कोर्स आप पढ़ाई करते हैं, आपको उससे एडवांटेज तो मिलता ही है। चाहे आप CA करें, चाहे आप CS करें। जैसे अगर हमने कंपनी सेक्रेटरीशिप किया तो हमें कॉर्पोरेट लॉज के अंदर बहुत डिटेल स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी मिला। कंपनी लॉ, उस टाइम पे ट्रेडमार्क्स एक्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड अदर लेजिस्लेशंस के अंदर फैमा, हमारे टाइम पे फेरा भी हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। फिर उसके बाद हमने ट्रेडमार्क लॉज पढ़े, कॉपीराइट लॉज पढ़े। साथ साथ हम जब पढ़ रहे थे तो लेबर लॉज भी हमने एक एक सेक्शन, एक एक लॉ बहुत ध्यान से पढ़ा। तो जब हम, और ये कब पढ़ रहे थे, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी के साथ साथ ये सारी पढ़ाई कर रहे थे। तो जब आप इतने सारे लॉ साथ साथ पढ़ते हैं तो आप इनको ध्यान से समझते हैं। और ऑफ कोर्स कंपनी सेक्रेटरीशिप जब आप करते हैं तो एक एक लेवल पर आप एक एक परसेंटेज आने के बाद आप उसको पास कर पाते हैं। और कुछ ही बच्चे होते हैं जो कंपनी सेक्रेटरीशिप को पार करते हैं, तो उसके लिए एक बेंचमार्क एजुकेशन का बहुत जरूरी होता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो कोर्स पूरा होगा, ऐसे तो नहीं होता है।
तो जब आप इतनी मेहनत से सारे कॉर्पोरेट लॉज पढ़ते हैं और जब आप वकालत करते हैं और जब आप कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हैं, तो ये सारे वही कानून होते हैं जो आपको सबसे पहले आपका इनकाउंटर जब रियल लाइफ से होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से होता है, तो ये सारे लॉज आपको उस पॉइंट इन टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं। तो जैसे जब मैंने अपनी नौकरी शुरू करी और जब मेरे को मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पहली जॉब मिली, तो मेरे को मेरे जो उस टाइम पे जनरल काउंसिल थे उन्होंने मुझे कहा, रजत इस पूरे ग्रुप के लिए, मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री में जितने भी फेमा के क्वेश्चन आएंगे मैं तुमसे पूछूंगा, तो यू आर माई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर फेमा। तो अब हम फेमा बड़ी मुश्किल से ही पढ़ के पास हुए थे, पर जब अब फेमा आया हमारे सामने करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरीशिप वर्क दैट आई वाज डूइंग, getting all the contracts, getting into distribution agreements, तो फेमा का मेरे पास एडिशनल आया। तो मेरी जो उस टाइम की बैकग्राउंड स्टडीज थी जो मैंने करी हुई थी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, फेमा के अंदर, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। ये एक फैक्ट्री थी जहां मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे लेबर लॉस पता थे। फैक्ट्रीज में मैं जाकर के कंप्लायंस लेवल्स पे चेक करता था कि क्या ये फैक्ट्रीज जो रेलेवेंट लॉज हैं उस फैक्ट्री के लिए, उस स्टेट की फैक्ट्री के लिए वो कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक बहुत ही एडवांटेज हो जाती है। और आप जब आप जैसे कहते हैं ना कि व्हेन यू हिट द ग्राउंड यू आर रेडी, जी। तो बहुत एडवांटेज मिलता है कंपनी सेक्रेटरीशिप करने से, जब आप लॉ के साथ, वकालत के साथ ये काम करते हैं। और आपको शुरू से एक एक इसमें एक सकारात्मक, मैं कहूँगा एक 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 कंट्रीब्यूशन रहता है आपका इस कोर्स की वजह आपने बड़े सरल तरीके से बताया कि जो सामंजस्य है कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई का और वकालत की पढ़ाई का बड़ा अच्छा है, क्योंकि जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि आपने, मैं समझ अगर सही पा रहा हूँ तो अर्ली 90s में आपने अपनी वकालत पूरी कर ली होगी, क्योंकि आप 2 दशक से भी ज़्यादा अब प्रैक्टिस में हैं। और मेरी वकालत मैंने 2007 में पूरी की, तो उस समय तक जो मैं समझता हूँ जो बार काउंसिल का जो हमारा करिकुलम है उसमें कभी भी पूरे डिटेल में जाके ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। बेसिक कंपनी लॉ का आपको कोर्स पढ़ा देंगे, बाकी सब हो जाएगा। अब तो मैं नहीं कह सकता कितनी तब्दीली आ गई है, लेकिन ये जो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जब आप इतनी तरह के कानून साथ में पढ़ते हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी का बड़ा उससे पता चल जाता है। एक आपने एक और अच्छी बात बताई जो मेरा सवाल इससे निकल के आता है कि आपने बताया जब आप कंपनी सेक्रेटरीशिप और लॉ का अध्ययन कर रहे थे तो आप इंटर्नशिप भी कर रहे थे। उस पर थोड़ा सा आप अगर रोशनी डाल के हमारे दर्शकों के लिए बता सके कि आपने कहाँ का इंटर्नशिप की और आपको क्या क्या सीखने को मिला उस इंटर्नशिप से उस दौर में। अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाय द वे, जस्ट वन क्लैरिफिकेशन, मैंने अपना कंपनी सेक्रेटरीशिप 2002 में क्लियर किया था, तो मेरे को 90 से नहीं, जी। अर्ली 2000 में अगर मैं देखूं तो अभी 2021 और 2002, तो अबाउट 19 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे 2 दशक बन पाते हैं मेरे। तो मैंने जब अपनी इंटर्नशिप करी तो मेरे पास ऑप्शन थे कुछ मित्रों के द्वारा कि मैं किसी कंपनी में इंटर्नशिप करूं या किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के पास जो कि ऑन द ग्राउंड रियल वर्क करते हैं कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, उधर करूं। तो उस टाइम पे हम थोड़े फॉर्चुनेट थे, और दिल्ली की उस टाइम की सबसे अच्छी जो कंपनी सेक्रेटरीशिप कौन थी, आज हमारे वो गुरु जी संजय ग्रोवर जी का देहांत हो गया लास्ट ईयर। तो उनके साथ हमने अपनी सेक्रेटरीशिप, कंपनी सेक्रेटरीशिप की इंटर्नशिप करी। 2 साल 3 साल हमने उनके साथ काम किया। 1 डेढ़ साल की इंटर्नशिप थी, उसके बाद उनके साथ हमने अपना काम भी किया। तो उस पॉइंट इन टाइम पे एक्चुअली जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे, तो हम बहुत सारी कंपनियों के साथ हमें काम करने को मिला। अब मैं वो कंपनियों के नाम नहीं ले सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की जितनी बड़ी कंपनीज थी, उन सब कंपनीज के साथ हमें काम करने का मौका मिला। हमने उनके एक ग्राउंड लेवल के जो वर्क्स होते हैं, उनके बोर्ड मीटिंग के मिनट्स लिखना, उनके फॉर्म फाइल करना, वहां से लेकर के उनके अमालगमेशन, मर्जर करना, एक्विजिशन करना, कुछ कंपनीज को लिक्विडेट करना, और कुछ किसी की कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के अंदर कंपनी लॉ बोर्ड में जाना, और क्रिटिकल अप्रूवल्स जो 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 उनको चाहिए होते थे, प्रसाद हाउस से, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से उन्हें अप्रूवल्स चाहिए होते थे, वो सारे अप्रूवल्स में हम उस टाइम पे काम कर रहे थे। तो ऐसा लगता था कि उस 2 साल के अंदर हमने कम से कम नहीं तो 5 साल का काम किया। ग्राउंड लेवल से लेकर के कॉम्प्लेक्सिटी लेवल तक का सभी तरीके का काम हमारे पास उस टाइम था। और काफी अच्छी हमारी फर्म भी थी, तो हम ऑडिट भी करते थे, कंपनी लॉ के ऑडिट करते थे। बहुत छोटे से काम, किसी का चार्ज रजिस्टर करवाना है वो भी करते थे, किसी का चार्ज एक्सपायर हो गया है तो वो भी करते थे। कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के फाइलें ढूंढ के फॉर्म्स भी निकालते थे, और हाई कोर्ट में जाकर के अपने वकील मित्रों के साथ जाकर के अमालगमेशन मर्जर भी करते थे। कंपनीज को कहीं पे लिक्विडेट करना है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर के ऑफिस भी जाते थे। तो इतना बड़ा हमें स्पैन मिला काम करने के लिए, और इतनी हमें लिबर्टी दी हमारे जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने। तो काफी हमें उस पॉइंट इन टाइम पे सीखने को मिला।
और शायद हमने अपने उन 2-3 साल जब हमने उनके साथ काम किया तो शायद 5 से 7 साल की लर्निंग एक साथ मिली। तो काफ़ी एडवांटेज रहा उस इंटर्नशिप में मेरे को, मुझे ऐसा लगता है। अ, बड़ी आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि जितने हमारे युवा दर्शक हैं और कई बार मेरे से सवाल किया जाता है और मेरे ख्याल से आपने उसका बखूबी उत्तर भी दिया कि एक जो ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस होता है, और मेरे से एक बहुत बड़े वकील साहब ने एक मरतबा बात कही थी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तो आपने इतनी सहजता से उसको उजागर किया कि चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ जाना हो, चाहे वो लिक्विडेटर के यहाँ जाना हो, चाहे वो हाई कोर्ट में जाके कुछ और काम करना हो, आपने सब तरह के काम किए। और ये मैं समझता हूँ कि शुरुआती तौर पे जो हमारी जो बुनियाद बनती है वकालत की या वकील बनने की, उसके लिए बहुत प्रेरणा सूत्र आपने हमें बात बताई, और मैं समझता हूँ जितने दर्शक हमें देख रहे हैं कुछ सीखेंगे इस उदाहरण से जो आपने दिया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगले चरण पे, जहाँ पे आप वकील बन चुके हैं और आपने मेरे ख्याल से होंडा, अगर मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था, उसमें होंडा मोटर्स में आपने अपना करियर शुरुआती तौर पे शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो मेरा अपना करियर की शुरुआत मैंने ऑटोमोटिव से की थी। मैंने मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम किया, एमटेक में काम किया, होंडा में काम किया। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में अबाउट अबाउट 7-8 साल 9 साल मैंने वहाँ पर काम किया। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे मैंने आपको बताया लेबर लॉ हमने पढ़ा था अपने जब हम कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहे थे। तो लेबर लॉ कंप्लायंसेस, फैक्ट्री लॉ कंप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, payment of wages, hiring contract workforce, relationship handling issues of contract workforce, उन सब पे काफी ध्यान रहता था। उसके अलावा ब्रांच कंप्लायंसेस भी हम काफी ध्यान से देखा करते थे। क्योंकि हम होंडा होंडा मोटरसाइकिल्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे। तो वहां पर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जिस तरीके की हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग बनी है, जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज फेयर ऑन देयर पार्ट एंड इट इज फेयर ऑन आवर पार्ट, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की वेटिंग हम लोग करते थे, उनको हम ही लोग साइन अप देते थे, अप्रूवल देते। उसके अलावा वहां पर हम बेसिकली जो और हमारा काम रहता था, आप जितना मर्जी अच्छा व्हीकल बना ले, मतलब और जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, आई थिंक कहीं ना कोई डिस्प्यूट रह ही जाता है। तो कंज्यूमर कोर्ट्स में हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहता था। वहां पर कुछ केसेस ऐसे होते थे कि जहां पर हमारे कुछ नाखुश कस्टमर होते थे, कभी प्रोडक्ट से या कभी कस्टमर सर्विस से या किसी और चीज से, तो वो जरूर कंज्यूमर फोरम जाते थे और वहां पर हम कोशिश करते थे कि उनके उनकी उनकी कठिनाइयों के सॉल्यूशंस कर पाए। जहां पर उनकी बात जेन्युइन होती थी वहां पर हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते थे। जहां पर नहीं होती थी, कई बार यू हैव टू फाइट अ केस बिकॉज इट इज वर्थ फाइटिंग on principle. So we have to fight cases in consumer courts, national commission, state commissions, as the case may be. तो वहां पर हमारा जो मेजर एक्सपोजर रहा वो लिटिगेशन का रहा, कॉन्ट्रैक्ट्स का रहा। सप्लायर्स भी बहुत होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत होते थे, और हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। आप देखते हैं कि एक छोटे से पुर्जे से एक फैक्ट्री में शुरुआत होती है, और जब वो नीचे उतरता है तो एक जीवंत गाड़ी की तरह नीचे उतरता है स्टार्ट होकर के। तो वो अपने आप में बहुत रोचक लगता है उसको, उस चीज को देखना। तो उसमें जितनी टेक्नोलॉजी, जितना वेंडर सप्लाई एग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, वो सब रहते थे। और उसके अलावा आई थिंक आप जितना मर्जी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर ले, आईटी के बिना तो आपका गुजारा नहीं है। तो आईटी से रिलेटेड सप्लाईज, टेक्नोलॉजीज, हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क, वो सब चीजों में हमने ऑटोमोटिव में होंडा और मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर इन सब चीजों में काफी काम किया। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और स्पेशली कंज्यूमर फोरम को लेके मेरा एक सवाल, और उसको आप टिप्पणी के तौर पे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो ये होता है कि कई बार हमारी जनता जनार्दन ऐसा मानती है कि एक तो वकीलों की आदत होती है केस खींचने की, ऊपर से अगर हम इन हाउस वकीलों की बात करें जो किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे आप होंडा में थे, तो आपकी दो मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है। पहली, कानूनी तौर पे आपको करना ही करना है। दूसरा, एक बिजनेस कॉल भी आपको लेनी है, और कंपनी के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये काफी हद तक आपके कंधों पे दारोमदार डाल दिया जाता है। तो जब लोग वकीलों पे वकालत पे ऐसा कह के लांछन लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई वकीलों का तो काम ही है कि इसको लंबा खींच लेना, या कंज्यूमर कोर्ट हम जाते हैं तो सालों लग जाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्या हम वाकई में एक ऐसा देश है जो बहुत लड़ाई झगड़ा या लिटिगेशन में विश्वास रखता है, या फिर लोगों को समझ कम है बिजनेस? मैं इसमें ऐसा कहना चाहूंगा, देखिए इस टाइम ये पर्सनल इंटरव्यू है रजत बजाज और जयंत के बीच में, तो मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए जी। मैं एक अगर मैं कहीं ज्यादा बोल जाऊं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा, और चाहूंगा कि मेरी टिप्पणी को मेरे पर्सनल व्यक्तिगत नजरिए से देखा जाए, किसी कंपनी के नजरिए से ना देखा जाए। जी।
तो फॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने खुद लीगल डिपार्टमेंट कई कंपनीज में हेड किया है, या फिर जब मैं जूनियर लेवल पर था तो मैंने अपने हेड्स के साथ काफी क्लोजली काम किया है। तो फॉर्चुनेटली जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया अच्छी है, बुरी नहीं है। तो हमारी सबसे पहले ये कोशिश होती है और कोशिश होती थी कि अगर कहीं पे कस्टमर को तकलीफ है तो पहले उसका निवारण किया जाए। क्योंकि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एज अ कंपनी किसी को भी बेची है, मैं खुद बायर हूँ, मैं इस टाइम आपसे एक फोन के थ्रू ही बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को, अगर मेरा फोन ठीक चल रहा है तो मेरे को शौक नहीं होगा कि मैं बिना मतलब के कोई कंप्लेंट करूं। और अगर मेरी कंप्लेंट जेन्युइन है तो कंपनीज को उसको 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 सुनना चाहिए। और अगर मेरी कंप्लेंट जेन्युइन नहीं है, then it is the responsibility of the company to tell me that I'm wrong and they have to fight. Let me tell you, uh, अगेन ये एक पर्सनल कमेंट है मेरा, मेरी तरफ से। अगर अगर मैं एक ऐसे लिटिगेशन के सिनेरियो में हूँ जहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर कस्टमर जो कह रहा है उसकी बात सही है, और वाकई में उसके साथ गलत हुआ है या उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज में कुछ त्रुटि रह गई है हमारी तरफ से, तो आई मैं बहुत कन्विक्शन से अपनी मैनेजमेंट को या अपने जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया है उनको मैं बोलता हूँ कि भाई ये वो कस्टमर है जिनको हमें सुनना पड़े और उनको हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। और जहां पर हमें केस के फैक्ट्स को देख करके, सर्कमस्टांसेस को देख करके क्लियरली लगता है कि हमने इसके अंदर वी हैव डन आवर बेस्ट, हमारी तरफ से इसमें कोई त्रुटि नहीं है, प्रोडक्ट ठीक है, सर्विसेज ठीक है, ये यूजर अब्यूज का कोई केस है या फिर कस्टमर ने इस चीज को ठीक से नहीं समझा है या ठीक से हैंडल नहीं किया है और उसकी वजह से कभी कोई डिफेक्ट आया है या कुछ आया, तो वहां पर हम कस्टमर्स को साफ साफ बताते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। पर कहीं कहीं पर हमें उन चीजों को देखना भी पड़ता है। मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, बहुत सारे, जब हम एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रन करते हैं तो बहुत सारे लोग अपना पैसा हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं, हम उन सब पैसे के कस्टोडियन हो, करेक्ट। अब और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई गलत क्लेम आएगा तो मैं उस पूल ऑफ फंड में से किसी को भी पैसा दे दूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं सही क्लेम दूं, गलत क्लेम ना दूं। तो ये एज अ लॉयर ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पर मुझे दिख रहा है कि ये क्लेम सही नहीं है या ये कस्टमर का जो जो ऑब्जेक्शन है या जो रिक्वायरमेंट है या जो डिमांड है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर सर्विस इंडस्ट्री कंपनी हो, बैंकिंग हो, एनबीएफसी हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, अगर कस्टमर की डिमांड सही नहीं है तो कंपनीज के फंड्स को प्रोटेक्ट करना और इन्वेस्टर्स के फंड को प्रोटेक्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहां पर मैं केस लड़ूंगा भी अगर कस्टमर की डिमांड ठीक नहीं है तो। और अगर कस्टमर की डिमांड ठीक है तो हम बिजनेस में क्यों है? कस्टमर को सर्व करने के लिए हम हैं ही, इसीलिए कि हम उसको बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाए, तो इसलिए हम उसको फिर सर्विस देने की भी कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा आपको, हमें हम जब हम एक एक ऐसे पोजीशन पे बैठे होते हैं जहां पर हमारे पास ये राइट्स होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन होती है डिसाइड करने की, एक हक होता है कि कैसे हमें इस सिचुएशन में हैंडल करना है। So that right comes with lot of accountability also. Absolutely. Accountability for the society also, and accountability for the shareholders, investors, and all those people who have invested in that company, in that brand. So we have to take balanced approach. तो अब ये कहना कि क्या हम बहुत ज्यादा लिटिगेशन प्रोन कंट्री है और क्या हम लिटिगेशन ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा बनाते हैं, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर केसेस भी आते हैं और वो केसेस फाइल भी होते हैं। बट लिटिगेशन प्रोन कंट्रीज हम जानते हैं कि आप और मैं भी जानते हैं कि इंटरनेशनली हर छोटे से छोटे मैटर पर लिटिगेशन होती है और वो लिटिगेशन कहाँ तक जाती है और उसको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। लिटिगेशन की कॉस्ट, फॉर्चुनेटली हमारे देश में लिटिगेशन की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, कम ही है। आप हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लेकर के एक रिट फाइल कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम में एक पत्र लिख करके अपनी कंप्लेंट दायर करके सोल्यूशन मांग सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पर बहुत अच्छी है। पर क्योंकि नंबर्स, वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ नंबर्स, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत लिटिगेशन प्रोन कंट्री है, बट अदरवाइज लिटिगेशन हर कंट्री में होती है। आई थिंक मेरा ये एक्सपीरियंस। बड़ी आपने अच्छी बात बताई रजत जी कि
बहुत ज्यादा हम लड़ाकू नहीं है, लेकिन क्योंकि हम न्याय की गुहार लगाना सही समझते हैं, तो हम लोग के नंबरों की आदत, जाहिर सी बात है, दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो जब किसी को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो कानून के दरवाजे का खटखटाने का उनको पूरा हक है, संवैधानिक हक है, कानूनी हक है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। अब चलते हैं दूसरे चरण पे आपके जीवन के, जब आपने होंडा के बाद जी में अपना कदम रखा, तो जब आप मोटर कंपनी से जनरल इलेक्ट्रिक्स में आ गए थे, वहां के अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस हमसे साझा करें। नहीं, आई थिंक इसको हम कंपनी एक एक एक, एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इसको कंपनी वाइड एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। तो वैसा इसको हम ना रखते हुए, इसको हम ये एक तरीके से, जैसे हम पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे और फिर हम सर्विस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वहां पर आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वर्क विद लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो जी हो, चाहे वो सन लाइफ हो, चाहे वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो, टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस हो। तो इन सभी कंपनीज के अंदर आई थिंक एक अच्छा कल्चर है, अच्छा एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। लोगों को ये ज्ञात है कि जो जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो आई थिंक एक अच्छे माहौल में आप काम करते हैं, आपको एक ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है जहाँ पर आपको एनकरेज किया जाता है कि आप अपने लिए प्रोग्रेस करें, अपने कंपनी के लिए, अपने खुद के इंडिविजुअल रोल्स के लिए, अपनी टीम के लिए काम करें। तो वो एक मेरे लिए नया एक्सपोजर था मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस इंडस्ट्री में आना। और जहां पर हम पहले प्रोडक्ट्स में डील कर रहे थे, सप्लायर से डील कर रहे थे, वेंडर्स से मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रहे थे, सडनली जब हम सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं तो लैंडस्केप चेंज हो जाता है। तो उसी के हिसाब से हमें अपने आप को दूसरे नजरिए से देखना शुरू करना पड़ता है। जितनी ब्रांचेस हमारी होती हैं, हमें उनके कंप्लायंसेस देखने हैं। यहाँ पर हमारे पास अबाउट 28-29 स्टेट्स हो जाते हैं, एंड वी आर एडिंग स्टेट्स एवरी 2-3 years। मतलब हो सकता है कि कुछ सालों में हमारे पास 30 से भी ज्यादा स्टेट्स हों हिंदुस्तान में, और हर स्टेट के अपने कानून हैं। और हर कानून के लिए जो हम कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर उस प्रदेश की जहाँ पर हमारी ब्रांचेस हैं उसका कंप्लायंस करें। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में हमारे पास कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, कौन कौन से स्टेट वाइज डायनेमिक्स हैं जो हमें अप्लाई होते हैं, कौन सा कानून है जो असम में अप्लाई होगा, कौन सा कानून है जो आंध्र प्रदेश में अप्लाई होगा, कौन सा कानून है जो पंजाब में चलेगा, गुजरात में चलेगा, महाराष्ट्र में चलेगा। तो उन सब चीजों को जानना एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट हो जाता है किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, जी के अंदर, एसबीआई कार्ड्स के अंदर, टाटा के अंदर, मैक्स के अंदर, सभी में ये चीजों को जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो हम इसके लिए काफी मेहनत करते हैं। आई थिंक उसके हिसाब से हमें अपने आप को, मतलब वी हैव टू टेक आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, as you say। So एक different ball game हो जाती। You are dealing with a lot of public money, people have invested in you, whether it's a card company or it's a life insurance company। तो आप कस्टोडियन होते हैं पब्लिक मनी के, और एक रैशनल डिसीजन लेना आपसे हर समय पर एक्सपेक्ट किया जाता है। तो लैंडस्केप चेंज होता है। आपने एक बड़ी अच्छी बात अपनी इस व्याख्या में की कि किसी भी बड़ी कंपनी में, क्योंकि इतना पब्लिक ट्रस्ट है, आप कस्टोडियन हैं, कई तरह के उत्तरदायित्व होते हैं आपके कंधों पे। और राज्यों की जो आपने बात की कि राज्यों के हर राज्य का कानून जो है अलग है, मतलब हर राज्य का राजा अलग है, जिसको चीफ मिनिस्टर कह लेते हैं या गवर्नर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और कानून क्षेत्र जो हमारे भारत देश का है, आप हर स्टेट में देखते होंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपने देखा है इतना वाइडली। एक तो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मैं आपसे चाहता हूँ बतौर वकील, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की जब आप टीम हैंडल करते हैं और इतने लोगों के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, और कहीं पे भी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों के साथ और वकीलों के साथ इन हाउस काउंसिल में, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या विपदा आके खड़ी हो सकती है। कोई भी कमिश्नर हो या लेबर इंस्पेक्टर, कोई भी मतलब इंसान, किसी भी तरह कंज्यूमर आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो मान लीजिए किसी कंपनी को समन सर्व हुआ, एबीसीडी कंपनी में, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे, और पता चलता है यार ये कानून तो मेरे पास है ही नहीं, इसको मुझे इसको देखना है, या फिर वो कानून वर्नाक्युलर में लिखा होगा, इंग्लिश में नहीं होगा, और या फिर उसकी छपाई नहीं हो रखी होगी। तो इन सब चीजों से आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ, एक इन हाउस वकील का रोल बहुत ही अहम होता है, क्योंकि जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम है, क्योंकि बिजनेस इज लिटरली ब्रीदिंग डाउन योर नेक, अगर मैं उसको इन शब्दों में कहूँ तो। और टर्न अराउंड टाइम बहुत कम रहता है, बिजनेस सफर कर रहा है, यू टू टेक अ बिजनेस कॉल, और कई बार हो सकता है कि कंपनियां फैक्ट्री या जो प्लांट होते हैं उनको बंद करा दिया जाए, धरना आ जाए, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? उसके लिए आप अपनी टीम को कैसे मेंटर करते हैं? और उसके लिए क्या जरूरी है एक वकील की लाइफ में, एक इन हाउस लॉयर की लाइफ में, कि वो कानून को किस दृष्टिकोण से देखे? आई थिंक सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, जयंत जी,
कि ऐसा नहीं है कि सब स्टेट के कानून की स्पिरिट डिफरेंट है। स्पिरिट लेवल पे, बेसिक फाउंडेशंस लेवल पे इंडिया के कानून स्टेट वाइज सिमिलर है, अगर सेम नहीं है। ये हो सकता है कि कहीं पर वर्किंग आवर्स डिफरेंट हो, कहीं पर सैलरी लेवल्स डिफरेंट हो, मिनिमम वेजेस अलग हो, कहीं पर हम बोले कि डिस्क्लोजर्स अलग अलग करने हैं, वो सब अलग अलग हैं, हम उस पर आते हैं। पर अगर हम बात करें कि बेसिक फाउंडेशन ऑफ 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 इंडियन लॉ अक्रॉस मेनी एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इज सिमिलर। जब मैं दिल्ली में काम कर रहा था और जब मैं महाराष्ट्र में आया, तो ऐसा नहीं था कि कानून के को पढ़ने के नजरिए में और कानून को समझने के नजरिए में कोई फर्क आया। जो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लॉज हमें हरियाणा में, गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, पंजाब में लगते थे, सिमिलर कुछ चेंजेस है वो महाराष्ट्र में लगते हैं, और कुछ नए लॉज ऐड आ जाते हैं, कुछ प्रोफेशनल टैक्सेस या कुछ और लॉज आ जाते हैं। सिमिलरली हमारे लॉज जो हैं वो वेस्ट बंगाल में या तमिलनाडु में, केरला में, तो बेसिक कोर जो हमारे लॉ का है वो सिमिलर है। पर उसके बावजूद ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे चेंज है, कहाँ पर आपको क्या डिस्क्लोजर ज्यादा करना है, क्या डिस्क्लोजर कम करना है, किस स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे प्रदेश हैं जो कि ये मैंडेटरी है, जहाँ पर कि आपको वहां पर अपनी कंपनी का नाम इंग्लिश में भी लिखना है और उस स्टेट की भाषा में भी लिखना है। वो आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपको वो चीज क्लियरली पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सारे कानून एकदम पहले दिन से पढ़ करके आ सकते हैं। जब आप ऑफकोर्स जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप अपनी टीम सेटअप करते हैं, आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस के लोग देते हैं, आप एक्सटर्नल काउंसिल्स के साथ काम करते हैं जो कि उन स्टेट्स में काम कर रहे होते हैं, आप उनसे भी सीखते हैं, आप चेकलिस्ट बनवाते हैं, रिक्वायरमेंट लिस्ट बनवाते हैं, उनको कंपाइल करते हैं, और आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज है, और उसके हिसाब से आप अपने लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट के साथ उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, अनुमोदन करना, उसके हिसाब से आप कोशिश करते हैं। बट इन सब चीजों के बीच में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जिसमें आप ये समझ पाए कि कुछ छूटा तो नहीं है। आपने कहा कि इतने सारे कानून है, हम कहेंगे भाई कुछ छूट गया क्या? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जहां पर भी जिस भी स्टेट में हम जाते हैं, मान लीजिए हम किसी भी कंपनी में है, मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस में है, और हम जाते हैं, हम तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री खड़ी करते हैं या फिर हम वहां पर अपना एक ऑफिस खड़ा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि हम वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करें, कुछ कुछ या फिर किसी एक्सपीरियंस हैंड के साथ जो वहां पे एक एक्सपर्ट है उसके साथ काम करें, समझे कि यहाँ पर कौन से कानून है, कैसे क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे हम उसको कंप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में वहां पर इन प्रैक्टिस है। कई चीजें हो सकती हैं वहां पर वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही अवेलेबल हो, उसकी ट्रांसलेशन में ऑफकोर्स आपको और समय लगाना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ती है। तो यू हैव टू स्पेंड द टाइम ऑन द ग्राउंड, यू कांट सिट इन वन आइवरी टावर। आप अपने सातवें आसमान में बैठ करके नहीं सोच सकते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। तो आपको आपको उन लोगों के साथ क्लोजली काम करना पड़ता है जो वहां पर आपके वकील होते हैं, आपके कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र होते हैं, उन लोगों के साथ, अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ काम करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सरप्राइजेस आते हैं, तो उसके बाद उसके लिए ऑफकोर्स कुछ कंटिजेंसीज आप रखते हैं, आपके पास कुछ ऐसे लॉयर्स होते हैं जो 24/7। आई थिंक हमारी कम्युनिटी में सबसे अच्छी चीज ये है कि जब मैं किसी को पुकार लगाता हूँ कि अरे जयंत जी, मेरे को नोएडा के अंदर ही एक अच्छे लॉयर की जरूरत है, तो वो मुझे मिलता है। जी। आप एक इट इज हमारा जो सर्कल है वो इतना अच्छा है सब लोग का, everyone is just a call away, and then we are able to willing to help each other, make sure that in case anybody needs a lawyer we are able to provide it. I also myself kind of make sure that kind of thing is there. बट इन सब चीजों में, इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर एक और चीज आ जाती है जो मैं आपसे पहले कह रहा था, एक फ्रेमवर्क बनाना, इन सब चीजों को नोट डाउन करना, कंपाइल करना, अच्छे से समझना, बिजनेस को समझाना। और इन सब चीजों के साथ एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, वो आ जाता है ऑटोमेशन। क्योंकि मैं अपने एक ऑफिस में, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे वो गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो, मैं एक जगह पे बैठ करके सब कुछ कंप्लाई नहीं कर सकता, सारे लीगल लॉज नहीं देख सकता। मेरे को वहां पर लोकल बुलेटिन को हायर करना पड़ता है जिससे मेरे पास उनकी इनपुट्स आए, उनको मैं समझ पाऊँ। मेरे पास एक हमारे पास टीम होती है जो हम खुद बैठ करके उन लॉज को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें से क्या
हमें एक्शन करना है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, बिजनेस को समझाते हैं, और उसके बाद वो जो एक्शन है या जो वो टास्क है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। और उस ब्रांच को बताया जाता है कि भाई आपको ये करना है, और आपको हर महीने या हर क्वार्टर में या फिर हर अ, अ, जब भी उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या वो एक्सेल शीट में हमें सर्टिफाई करके देगा या ईमेल पे सर्टिफाई करके देगा या फिर किसी सिस्टम बेस्ड प्रोसेस से सर्टिफाई करके देगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, आप कैसे हैं। पर आपको वो सबसे पहले खुद जानना जरूरी है, और उस पर्टिकुलर स्टेट के, उस पर्टिकुलर एरिया के आदमी को बताना जरूरी है, उन शब्दों में जिन शब्दों में वो समझता है। Correct, not in the language which only the courts understand, or people of different level understand. उस भाषा में, जिस भाषा में वो समझते हैं, और उसके बाद उसको आपको मॉनिटर करना पड़ता है, उसके साथ आपको काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं पे छूटा, कहीं पे नहीं छूटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद एक और चीज आ जाती है, मतलब ये सब आप कैसे कर पाते हैं, ये सब ऑटोमेशन के थ्रू कर पाते हैं। आज की तारीख में हमारी मार्केट में इतने अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो जो हम कॉर्पोरेट लॉयर्स के साथ अच्छे से काम करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या नया कानून आया, उसका क्या मतलब है, आपको उसमें क्या नया करना पड़ेगा, फिर हम उसको सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं, एजुकेट करते हैं। फिर उसको वहां पर छोड़ना नहीं है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रीक्वेंसी के बाद जाकर के चेक भी करना पड़ता है कि भाई मेरे को जो बता रहा है, रजत बजाज ने जो बताया कि उसने चेन्नई में ये काम कर दिया, ठीक है, उससे क्वार्टरली बता दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, तो साल में एक बार आपको जाकर के देखना पड़ेगा कि उसने जो किया था वो नहीं किया था या नहीं किया था, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और मॉनिटरिंग हो पाता है। तो ये एक साइकिल है, और इस साइकिल को आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आप इसमें कहीं पर भी चुकेंगे तो सरप्राइजेस जरूर आएंगे, और फिर खैर सरप्राइजेस आएंगे, तो आई डोंट थिंक कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सरप्राइजेस को वेलकम करती है। आई थिंक हम उस कल्चर की बात कर रहे हैं, उस माहौल की बात कर रहे हैं जहां पर हमारी इंटेंशन कंप्लायंस करने की है, नॉन कंप्लायंस करने की नहीं। तो अगर आपकी इंटेंशन कंप्लायंस करने की होती है, तो कंप्लायंस करने के लीगल चीजों को सही तरीके से करने के बहुत सारे तरीके हैं। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की हेल्प लेना आज के तारीख में बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बट डोंट लीव इट देयर, वी हैव टू काइंड ऑफ गो एंड मॉनिटर इट, जाकर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। आई थिंक मैं ऐसे समराइज करूंगा। आई डोंट नो टू व्हाट एन एक्सटेंट आई एम एबल टू आंसर योर, जी आई आपने वुड से जी नहीं आपने बहुत बहुत एक अच्छा ओवरव्यू दिया है, क्योंकि मेरा इस ओवरव्यू से एक सवाल निकल के आ जाता है। ये आपने बताया कि क्योंकि अलग अलग प्रांत हैं वहाँ जा रहे हैं और ऑटोमेशन हो रही है, और क्योंकि एक जो इंडस्ट्री हमारी लीगल इंडस्ट्री, वाकई आपने बड़ी सुंदरता से इस बात की व्याख्या की कि एक इनविजिबल थ्रेड की तरह हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब किसी को किसी की मदद की सही आवश्यकता बात। होती है वो हो जाता है। अब मेरा अगला सवाल आपसे आपके इस व्याख्या को और पिछले जो आपने एक और व्याख्या की जिसको लेके ये है कि आपने बताया कि जो कानून है अलग अलग प्रदेशों में सिमिलर है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, तो उनकी आत्मा एक है। और दूसरी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक ऑटोमेशन की बात भी हो रही है। तो मेरा आपसे सवाल रजत जी ये है कि क्या आपको लगता है कि कानून बहुत ज्यादा है इस देश में, चाहे वो हम अलग प्रांतों को ही लेके चलें, और क्या कोई ऐसा तरीका या कुछ ऐसी तरकीब सरकार को या स्टेट सरकार को, सेंट्रल सरकार को या वकीलों को मिलकर सोचनी चाहिए कि भाई जो सिमिलर कानून भी है उनको कंसोलिडेट किया जाए और एक यूनिफॉर्म कानून लाया जाए देश में। आपका आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। आई थिंक बहुत बहुत ओवरवेलमिंग है। हम जब हम अपने नंबर ऑफ लॉज देखते हैं, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, तो काफी ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। पर चेंज आ रहा है जैन जी। आई थिंक जब मैंने 2002 में अपना काम शुरू किया था, 2021 में हम बैठे हैं, आई थिंक बहुत बहुत चेंज और मैं एक एक ऐसा, पर्सनली मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि जो है और जो काम हो रहा है उसको उसको रिकॉग्नाइज करने में, उस एफर्ट को प्रमोट करने में जरूर बिलीव रखता हूँ। आई डोंट बिलीव इन क्रिटिसिज्म, बिकॉज व्हाट वी हैव इज व्हाट वी हैव, ऑफ कोर्स वी कैन चेंज इट। और इस पे बहुत काम हो रहा है। आई थिंक 2002 से, आई थिंक, बट उससे पहले से भी हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि जब आप आपका एक एक कोर एरिया होता है, आप देख रहे हो। आई थिंक 1991 से जब से इकोनॉमी ओपन हुई है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर कंसोलिडेशन हो रही है। करेक्ट, हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, हमने देखा इंस्पेक्टर राज गया, सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया, हमने देखा कंपनीज एक्ट 1956 गया, कंपनीज एक्ट 2013 आया, हमने देखा लेबर लॉज जो है, जो कि इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट लेबर लॉज थे, उससे आज कंसोलिडेट हम कर रहे हैं। प्राइवेसी, उसके दौरान नए और चैलेंजेस आए, प्राइवेसी का चैलेंज आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैलेंज आया, तो हमारे सरकारों ने, हमारे
जो नेता हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसने उसके हिसाब से कानूनों पर किया, फार्म लॉज आए, फार्मेसी लॉज आए, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉज आए, तो काम तो बहुत हो रहा है। अब इतनी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जब हम 1991 में थे, 91 में थे, तो कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। तो जब इतने कानून आते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैंने खुद अपनी आंखों से आते हुए देखा, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क कैसे इम्प्लीमेंट हुए, कितनी कमेटीज उस पर बैठी, उन्होंने अपने सजेशन दिए, लिस्टेड कंपनीज ने इसको फॉलो करना शुरू किया। आज की तारीख में सेबी जिस 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 टूथ एंड नेल से ओवरऑल कॉर्पोरेट माहौल को संभाल रहा है और इंश्योर कर रहा है कि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल इंटरनेशनली बहुत अच्छा है। आई थिंक बहुत काम हो रहा है। वर्क इज नेवर एडिक्वेट, वर्क इज नेवर सफिशिएंट, बट देयर इज लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग, और सभी जगह पर हो रहा है। कॉर्पोरेट में हो रहा है, लेबर लॉज में हो रहा है, हम जानते हैं कि प्राइवेसी लॉज में हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज में हो रहा है। सरकारें काफी तेजी से कोशिश कर रही हैं, और आई थिंक विदाउट प्रेजुडिस टू, without any preference to what is happening in current government or the previous governments, I think everyone is well. कंपनीज एक्ट पिछली सरकार में आए थे, लेबर लॉ का कंसोलिडेशन इस सरकार में हो रहा है, तो लोग काम कर रहे हैं। आई थिंक वी आर, जब हम बात करते हैं 2025 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, शायद 2025 में ना बने तो कुछ और सालों में बनेगी, बट टारगेट सेट किया है तो कभी तो अचीव होगा। तो जब हम उस सब चीजों की बात कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इन सब चीजों पे काम हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, और धीरे धीरे और भी होगा। बट मतलब किसी के सामने ये जाकर के कहना कि हमारे यहाँ तो इतने लिटिगेशन केसेस हैं कि अगर कोर्ट्स इतने घंटे इतने दिन लगातार भी काम करे तो भी इतने 50 सालों में 100 सालों में नहीं होगा, ऐसी स्टेटमेंट्स को मैं फेवर नहीं करता। क्योंकि जो हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा है, पर उस बहुत ज्यादा होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पर काम भी बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक काम हो रहा है, काम की स्पीड भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है दैट वी आर वॉकिंग द स्नेल पाथ। आई थिंक मैंने जब आपको एग्जांपल दिया कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाकर के फाइल खोल करके डॉक्यूमेंट ढूंढता था, आज की तारीख में वो सिनेरियो है जब मैं अपने फोन के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करके, अपने आप को रजिस्टर करके उस डॉक्यूमेंट्स को प्रोक्योर कर सकता हूँ। तो वो सब चेंजेस आए हैं और वो आएंगे। सो वी आर वर्किंग, एंड आई थिंक वी आर वर्किंग एट अ वेरी फास्ट। सो हम जिसे कहते हैं ना, हमारी भाषा में कहते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाबी। जरूरी इसी आपने पॉजिटिविटी के साथ मैं इसका आंसर दूंगा। नहीं, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया कि जिस पॉजिटिविटी की हमें जरूरत है, सकारात्मक दृष्टिकोण की जो मैं बात करता हूँ, ये आपने रखी। एक एक आपसे मेरा प्रश्न और आ रहा है रजत जी, वो ये है कि क्योंकि आप एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में, इतने सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में आप काम कर गए हैं, इसका मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूँ एक आपसे प्रश्न पूछ के। वो ये है कि अगर हम जुडिशरी को एज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन देखें, तो 2 सेकंड के लिए मान के चलते हैं, क्योंकि जुडिशरी की ब्रांचेस हर जगह है, वो स्टेट वाइज डिवाइड हो गई, वो अलग बात है। वहाँ पे आप लोअर जुडिशरी भी देखते हैं, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट भी है, और हाई कोर्ट की अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, बेंचेस भी अलग अलग कुछ स्टेट्स में बनी हुई हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब तक मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कई बार तो क्लब कर देता है कई मैटर्स को, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ रहे होते हैं कई मैटर्स में। हो सकता है आपने अपनी इंडस्ट्री में भी इसको फेस किया हो। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि आप एमएनसी में काम करते हैं, जब आप देखते हैं कि यार अलग अलग स्टेट में मैं देख रहा हूँ कि हर हाई कोर्ट या हर एक ट्राइब्यूनल मुझे अलग जजमेंट दे रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम इन द सेंस की टाइम कंज्यूमिंग है बिजनेस के लिए भी, और जो लिटिगेट कर रहा है उसके लिए भी। इसके लिए कोई उपाय या कोई गाइडलाइन आपके मस्तिष्क में हो जो आप उजागर कर सके, कैसा करना चाहिए हमारे देश को कि थोड़ा ये और सरल हो। आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बड़ी अच्छी बात रखी कि जो चीज पहले आप भाग भाग के करते थे 2000 के दशक में, आज हम बैठे बैठे स्मार्टफोन और कंप्यूटर पे कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए हमारी जुडिशरी में कि जैसे हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इतनी सबल और सक्षम तरीके से काम करती हैं, हम तो जो आज अडॉप्ट कर रहे हैं कोरोना संक्रमण में, जिसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह रहे हैं, डिजिटाइजेशन कह रहे हैं, एमएनसीज वो आज 5, 10, 15 साल पहले से करती आ रही हैं। तो ऐसे हम लिटिगेशन को कैसे फास्ट ट्रैक और करें कि कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट थोड़ा कम हो सके, जो आपस में रिसोर्सेज हाई कोर्ट्स के ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके, डिजिटाइजेशन और ज्यादा अडॉप्ट कर सके। इस पे आपका क्या मत है? नहीं, बिल्कुल मेरा मत इसमें बहुत स्ट्रांग है, और आपने भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने क्वेश्चन में, जब आप आर्टिकुलेट कर रहे थे इस चीज के बारे में आप बात कर रहे थे। आई थिंक ऑटोमेशन की जरूरत मोस्ट सर्टनली हमारे सिस्टम में है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, काम भी हो रहा है। आई थिंक काम भी हो रहा है, और आई थिंक पिछले 1 से 1.5 साल में जितना डिजिटाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बना है ऑटोमेटिकली, वो वो आई थिंक फिनोमिनल है, बहुत अच्छा है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
केसेस सुन रहे हैं, डिजिटल केसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम अपने जो क्लेम्स हैं या जो अपने स्टेटमेंट्स हैं वो हम डिजिटली फाइल कर रहे हैं, ऑर्डर्स डिजिटली रिलीज हो रहे हैं, उन सब का ट्रैकर है। मैं डिजिटल तरीके से देख सकता हूँ कि कहाँ पर मेरा कौन सा केस किस स्टेट पर है, कहाँ पर है, कब लिस्ट होगा, वो सब चीजें आज की तारीख में अवेलेबल है। सो आई थिंक काम हो रहा है इसके ऊपर, पर बहुत तेजी से करने की। जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उस आई थिंक द पेस एट दैट साइड हैज टू काइंड ऑफ इंक्रीज मैनी फोल्ड। वो बहुत तेजी से हमें बढ़ाना पड़ेगा। आई थिंक जो हमारे लोग हैं, कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, या हमारे वकील बंधु हैं, या फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं, आई थिंक इन सबको भी वो डिजिटल को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी लोगों को लगता है कि जब तक हम टाइपराइटर पे बैठ कर लिखेंगे नहीं और प्रिंट आउट लेकर के उसको नीले पेन से मार्क करके पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा और पॉइंट छूट जाएगा। आई थिंक ये जो टेंडेंसी है सीनियर्स में, कोर्ट्स में, जो वहां पर क्लेंट्स पढ़ते हैं उनमें, वो बहुत ज्यादा आई थिंक उन चीजों को हमें चेंज करना होगा। आज की तारीख में तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि जो आपके सामने मैंने डॉक्यूमेंट रखा, मान लीजिए मैं आपके सामने एक 70 पेज का डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, तो देर आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल जो उसको समरी करके आपको 2 पेज में बता देता है और आपको उसका क्रक्स समझ में आ जाता है, और उसके बाद 70 पेज के डॉक्यूमेंट को पढ़ना आसान हो जाता है। तो ऐसे 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 सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ऐसे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं जो कि हमें करने चाहिए। और आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा ये गवर्नेंस प्रोसेस है, इसे हमें अब कंपेयर करना होगा टॉप कंट्रीज से। आई थिंक वी हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्फ जो तीसरी दुनिया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से कंपैरिजन बंद करके अब हमें अपने आप को वो कंट्रीज के साथ कंपेयर करना होगा जिनका हम जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा मानते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो। आई थिंक वहां पर जो हो रहा है वो हमें देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, और वहां से हमें लर्न करना है। और आई थिंक सबसे बड़ी अच्छी बात हमारे हिंदुस्तान की ये है कि हम किसी भी देश से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सीखने से कतराते नहीं। तो क्या हो रहा है वहां पे, तो वो हमें आज सीखने की जरूरत है, आज हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमारी कोर्ट्स को, हमारे लॉयर्स को, हमारे कोर्ट स्टाफ को, आई थिंक जितने रेगुलेटर्स हैं उनको, सब लोग सीख ही रहे हैं। आई थिंक पेस को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग अवेलेबल। जी। इससे उभरता हुआ एक सवाल और मैं आपके समक्ष रखूंगा रजत जी, वो ये है कि आपने एआई की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और किस तरीके से सॉफ्टवेयर एमएनसी जो बाकी जनता यूज कर रही है। मेरे से कई बार ये सवाल किया जाता है, और ये सवाल मैं आप तक रखता हूँ कि लोगों का ये भय है, और खासकर जो नई पीढ़ी आ रही है जो मार्केट में उतर रही है अपना दीक्षांत करके कानून का, वो ये कहती है कि अगर सब कुछ ही कंप्यूटराइज हो जाएगा या डिजिटाइज हो जाएगा तो जो वकीलों की जो तादाद थी, जो मांग थी मार्केट में, वो कम हो सकती है। तो मेरे आपसे दो सवाल इसमें। पहला, आपने अपने इन 20 सालों के सफर में क्या ऐसा देखा है कि जो स्मार्ट सॉफ्टवेयर या सर्च इंजिन आ जाते हैं, रिसर्च टूल्स आ जाते हैं, उससे अब आपको कम वकीलों की जरूरत पड़ती है अपनी टीम में एज ए इन हाउस काउंसिल? और दूसरा, क्या वकीलों को भयभीत होने की जरूरत है फ्यूचर को देखते हुए, एआई को देखते हुए, कि क्या विल द लॉयर्स बी रिडंडेंट? लेट मी पुट इट दिस। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट आपने वैलिड क्वेश्चन किया है, पर इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं उन क्वेश्चंस को रेज करूंगा जो कि हम पिछले 30 सालों से सुनते आ रहे हैं। जब हाथ गाड़ी से लोगों को खींचा जाता था तो हम सोचते थे कि कार आ जाएगी और एक साथ 4 लोग बैठेंगे और वो ऑटोमेटिकली चलेगी, तो फिर रिक्शा पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। फिर हम कहते थे कि जब कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो टाइपराइटर्स जो है सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। फिर जब हम कहते थे कि ये ऑनलाइन सप्लाईज वाली कंपनीज आ जाएंगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन आ जाएंगी, तो जो हमारे लोकल दुकानदार है वो सब बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। फिर हम कहते थे कि सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और सब कुछ उस पे हम MS वर्ड पे, MS एक्सेल पे करेंगे, तो आई थिंक चीजें पुरानी होती गई। फैक्स मशीन चली गई, रिक्शा पुलर्स चले गए, बट फोटोस्टेट मशीन चली गई, ये सब चीजें चली गई, पर नई चीजें आती चली गई। ना एम्प्लॉयमेंट की कमी हुई, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी हुई, ना एक एक सटीक दिमाग की कमी हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ही रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द एक्चुअल इंटेलिजेंस बाय द वे।
The AI that we have is actual intelligence, and the AI that we have found is artificial intelligence. How to use that artificial intelligence is the actual intelligence that you and I have. वो हमारे उन दोस्तों के पास है जो वकालत पढ़ के आए। तो ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। हाँ, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर ये जो टेक्नोलॉजीज है जिससे हम सब चीजों की बात कर रहे हैं, उससे हमको मदद मिलेगी, हम अपना काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक एक रिक्शा पुलर की तरह 1 घंटे में हम 4 किलोमीटर नहीं चलेंगे, हम 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रहे हैं ना आज की तारीख में। तो वही चीज का डिफरेंस आएगा जब मेरे पास जब ये डिजिटल टूल्स अवेलेबल है, इतनी सारी वेबसाइट्स है जहां पर मैं अपनी जजमेंट सर्च कर सकता हूँ, कौन से ऑर्डर्स हैं सर्च कर सकता हूँ, लॉ सर्च कर सकता हूँ, क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकता हूँ इन सब चीजों की। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, मेरी एफिशिएंसी बढ़ी है। और जब मेरी एफिशिएंसी बढ़ी है तो मैं अपना दिमाग अच्छी चीजों के लिए यूज कर रहा हूँ देन के एक 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 क्लरिकल जॉब करने की, कि मेरे को क्या बोलना है मैं उसका लिख रहा हूँ और नोट बना रहा हूँ और किताबें ढूंढ रहा हूँ। करेक्ट। सो आई एम एबल टू यूटिलाइज माई टाइम बेटर, and if I am able to utilize my time better, I am contributing more, and when I am contributing more, जब मैं ज्यादा contribute कर रहा हूँ, तो जो मेरा मेरा काम है, चाहे वो मैं एज ए एंटरप्रेन्योर हूँ, चाहे मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मल्टीप्लाई हो गया है। तो उसी की वजह से चीजें आसान भी हो रही है। एक बहुत आई थिंक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा आपको। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, आई थिंक जब हम काम करते हैं तो ज्यादा लोग ज्यादा काम करें जरूरी नहीं है। आई थिंक हम इंटेलिजेंट काम करेंगे तो एक आदमी भी ज्यादा काम कर पाएगा और हमारे पास एवेन्यूज बढ़ते रहेंगे, कोई एवेन्यू घटने वाला नहीं है। जब एआई आएगा तो अपनी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आएगा, अपने डिफरेंट कानून लेकर के आएगा, अपने उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, कैसे लिमिट करना है, अंडरस्टैंड करना है, सब कुछ होता है। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, हम हर 10 साल में सुनते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रॉम दैट रिक्शा पुलर टू टुडे व्हाट वी आर डूइंग, नथिंग, द एम्प्लॉयमेंट डिमांड एंड जनरेशन इज ओनली इंक्रीजिंग। सो आई थिंक वी हैव टू, हमें किस चीज पर ध्यान देना है कि अपनी स्किल्स को कैसे हम शार्प करें, कैसे हम हॉर्न करें, और चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को कैसे अडाप्ट करें। अगर हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करूंगा क्योंकि उससे 4 लोग की नौकरी मेरे को लगता है कम हो जाएगी, तो आई थिंक और लोग करेंगे और आप सिस्टम से जरूर बाहर हो जाएंगे। तो आपको अपने आप को अपस्किल रखना है और आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज अडॉप्ट करना है। कभी ऐसा हुआ है कि यूनिवर्स में चेंज ना हो रहा हो? एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग, यू हैव टू अडॉप्ट टू दैट चेंज। आपने बहुत ही सहजता से इस बात को कर अजीत जी कि एक्चुअल लर्निंग और आर्टिफिशियल लर्निंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोगों में जो है वो हर किस्म का, कि हम ही एआई को ईजाद कर रहे हैं और एआई की जो पूरी जो प्रक्रिया हुई है वो हमारी एक्चुअल लर्निंग की वजह से वहां पे आई है। आपने बड़ी अच्छी बात रखी। दूसरी आपने जो बहुत अच्छी बात इसमें रखी हमारे दर्शकों के सामने, वो ये है कि अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको बदल देगी, जाहिर सी बात। तो आप इससे एक बाहर आ मैं जाएंगे, रेस जी से बाहर बाहर निकल आ जाएंगे। जाइएगा जी। तो अगला मैं सवाल आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पूछूंगा। इंश्योरेंस में आप जुड़े हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस में टू बी पर्टिकुलर। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉ स्कूल से लॉ कॉलेज में थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है, इस पर तवज्जो मैं समझता हूँ थोड़ी कम दी जाती है, लेकिन रियल लाइफ में हर कोई इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं नहीं समझता शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसकी कोई लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह नहीं होगी। और इंश्योरेंस अपने आप इतनी एक बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब हम लोगों ने तो यूके से अडॉप्ट किया है क्योंकि वहाँ तो इंश्योरेंस री इंश्योरेंस का पूरा एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये मैं अपने नए दर्शकों के हिसाब से, जो नए बच्चे हैं, जो यंग लॉयर, उनके हिसाब से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर इंश्योरेंस में किसी को महारत हासिल करनी हो, करियर बनाना हो, तो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स क्या होने चाहिए उनके? आई थिंक अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स जब आप वकालत कर लेते हैं तो उसके बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आप लोमा कोर्सेज, लाइफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के कोर्सेज होते हैं जिससे आप इंश्योरेंस का बेसिक्स वगैरह आप जान सकते हैं कि क्या एजेंट होता है, कैसे सेल्स होते हैं, कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, क्या लिंक प्रोडक्ट होते हैं, क्या नॉन लिंक प्रोडक्ट होते हैं, क्या पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट होते हैं। आई थिंक ये बहुत बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो सकता है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, पर वो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं और एक बेसिक्स जान सकते हैं। तो जब हम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने वकील भाइयों को जब हमें जरूरत होती है फ्रेशर लेवल पर, तो हमें अगर कोई ऐसे वकील होते हैं जिनको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पता है, जिन्होंने लूमा के कोर्सेज करे हुए हैं,
या डिप्लोमास किए हुए हैं या फिर डिग्री कोर्सेज इंश्योरेंस में किए हुए हैं, तो हमें उससे उससे काफी मदद मिलती है। स्पेसिफिकली मैं ये जरूर कहूँगा कि इंश्योरेंस एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में ना ही कॉर्पोरेट लॉ में आज की तारीख में हम ना लॉयर्स एलएलबी के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में है। हाँ, कंपनी सेक्रेटरीशिप के अंदर इंश्योरेंस के ऊपर सब्जेक्ट हैं यहाँ पर उसके बारे में बेसिक्स प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया जाता है। पर जब हम वकालत करके आते हैं और मेहनत करके आते हैं तो हम कोई भी लॉ समझ सकते हैं। जब हम निकलते हैं तो हम बेसिक, सो वी अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट द लॉ। सो जब तो आई थिंक इंश्योरेंस लॉ भी ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जब हम आते हैं और हम इंश्योरेंस केसेस को डील करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कि क्या हो रहा है और हमारे पास वो एक्सपीरियंस आता है, हम कंज्यूमर केसेस लड़ रहे हैं ना, तो इसकी टर्मिनोलॉजीज ऑफ कोर्स हमें समझ में आती है और वो हमारे लिए इजी हो जाता है। पर ये एक एक फैक्ट है, आई थिंक ये एक रियलिटी चेक है कि आप किसी भी सेक्टर में काम करें, चाहे आप इंश्योरेंस में करें, बैंकिंग में करें, प्राइवेट एक्विटी में करें, म्यूचुअल फंड में करें, जब आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं तो आपको सेक्टर की डिटेल्स ज्यादा अच्छे से पता लगती है। बट हाँ, अगर कोई एट पार हम बोलें कि किसी हमारे वकील मित्र को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। उधर से वो उनको बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पता लगेगा। और जब हम कभी केसेस किसी वकील अपने भाई को दे रहे हैं या हम हायरिंग कर रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज जरूर मदद करती है। और एक बार आप किसी सेक्टर से इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बैंकिंग हो, म्यूचुअल फंड हो, प्राइवेट एक्विटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आप फिर उसमें आपको एक्सपीरियंस सदैव आता ही रहता है। तो और हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी है सभी लॉ सेंटर्स की, और ऑन द ग्राउंड इतने मेहनती प्रैक्टिकल लोग हैं हमारे सभी वकील भाई। आई थिंक इट इज वेरी इजी for them to understand this subject. It takes some time, of course, but it's no rocket science. I would put it like that. तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए एक मेरा पेनल्टीमेट सवाल आपसे एक और है, वो है मेंटरशिप के बारे में। और आपसे जानना चाहूँगा कि मेंटरशिप का क्या रोल रहा आपके जीवन में जब आपने अपना करियर शुरुआत किया, और आज जब आप वीपी हैं, इतनी बड़ी आप पद को संभाले हुए हैं, तो आप अपनी टीम को कैसे मेंटर करते I think मेंटरशिप तो हमारे घर परिवार से ही, हमारे कल्चर में, हमारे घर के अंदर जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे ताऊ जी या हमारे पिताजी या दादाजी या जो भी होते हैं वो पूरे घर के मेंटर, तो हम उनसे सीखते हैं कि कैसे हमें क्या काम करना है, उनसे सलाह करते हैं कि पिताजी या ताऊ जी या चाचा जी हमारे साथ ये सिचुएशन है, हमें कैसे इस चीज को हैंडल करना चाहिए, और फिर वो हमें गाइड करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइड करते हैं। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि उनकी सलाह जो होती है वो हमारे लिए फेवरेबल ना हो। तो आई थिंक हम, क्योंकि हम एक वासुदेव कुटुंबकम वाली धारणा से आते हैं, तो मेंटरशिप तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ वहीं से शुरुआत होती है। तो आई थिंक जो हमारे पिताजी और हमारे हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके फादर, आई थिंक दे एक्टेड लाइक आवर मेंटर्स इन द इनिशियल करियर। उन्होंने हमें बताया हमें क्या करियर चूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या हमें हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो वहां से आई थिंक सब चीजों की शुरुआत होती है। और आप लाइफ के हर स्टेज में अगर आप सीखना चाहें तो आप मेंटर भी ढूंढ लेते हैं, और आपको मिल भी जाता है, क्योंकि आपने उसमें वो सीखने की इच्छा जब होती है तो आपको सिखाने की इच्छा वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो आपको अच्छे वो लोग लाइफ के हर स्टेज में मिलते रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उनसे सीखते रहने की जरूरत है, सलाह करते रहने की जरूरत है और आगे बढ़ते रहने की। आई थिंक मेंटरशिप का सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि आपको जिससे सीखने को मिले, आपको लगे कि ये मेरे से एक्सपीरियंस में ज्यादा है, मैं इनसे सीख सकता हूँ और इस स्टेज पे सीख सकता हूँ, उससे उसी टाइम सीख लीजिए। देयर इज नो टुमारो। उसको डेजिग्नेशन या टाइटल देने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे मेंटर। हर वो सीनियर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, आई थिंक कितनी चीजें तो हमने अपने बॉसेस के साथ चाय पे सीखी है, हैं? जब हम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में थे या जब हम अपने लॉ सेंटर में थे, और जब हम उसके बाद बाहर निकलते थे, तो उस चाय की चुस्की के साथ जब हम या अपनी कंपनी में जब हम काम कर रहे होते हैं तो कई बार हमारा सीनियर आकर के कहता था, जब हम सीनियर थे, आ रजत तो मैं चाय पिला के रखा हूँ। तो उस चाय की चुस्की के दौरान जो हमने मेंटरशिप जो हमने सीखा है, आई थिंक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कब कहाँ कहाँ सीखना चाहते हैं। आप अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको हर स्टेज पर मेंटर मिलेगा।
आपको हर स्टेज पर लर्निंग मिलेगी। तो यही आई थिंक अपनी टीम को भी इसी तरीके से हैंडल करता हूँ, अभी भी और पहले भी। आई थिंक विदाउट गेटिंग कंपनी स्पेसिफिक, अपने परिवार को भी इसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। अपने मित्रों को, जो लोग मेरे से सलाह मांगते हैं, उनको भी इसी तरीके से मैं सलाह देता हूँ। और इस कॉल के अंदर भी आपने यही देखा होगा कि मेरे बस में जो है, मैं जो सलाह दे सकता हूँ, अगर मेरे से पूछी जाती है तो मैं अपनी तरफ से बेहतर, अच्छी से अच्छी सलाह देने की कोशिश करता हूँ। और उसी से आई थिंक अगर आप सच्चे हैं, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो आप अपनी टीम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। टीम साइज डजंट मैटर, टीम चाहे 2 के साइज की हो या 35 या 50 के साइज की हो, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आपके जूनियर्स या आपके टीममेट्स या आपके जो कोलीग्स हैं वो आपसे सीखना चाहेंगे, और उनको पता लगेगा कि आप सिखाना चाहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि ये मेरे पास आए, नॉकिंग द डोर करे, अपॉइंटमेंट ले और उसके बाद मेरे से सीखने आएगा और या कोई मेरे को सिखाने जाएगा, तो फिर तो आप वेट करते रह जाएंगे और जिसे कहते हैं ना, बस छूट जाएगी। सिंपल मेंटरशिप कॉन्सेप्ट दैट आई हैव। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया। मैं इसको अगर संक्षेप में कहूँ तो कहते हैं कि ज्ञान हर जगह बरस रहा है, बस आपको पता होना चाहिए। आप बाहर जाइए और भीग जाइए, उसमें सराबोर हो जाइए। तो ये आपने अच्छी बात की कि उसका वेट ना करें। बस आखिर में जाते जाते रजत जी आपसे एक टिप्पणी चाहेंगे अपने युवा दर्शकों के लिए। युवा दर्शक, जब भी मैं कहता हूँ यंग, मेरा मतलब सिर्फ उम्र से नहीं होता, यंग एट माइंड, यंग एट हार्ट में उसमें शामिल करते हैं। तो उनके लिए आपकी जाते जाते कोई टिप्पणी, कोई विचार विमर्श हो तो प्लीज उन तक जरूर अपनी बात रखें। बिल्कुल, आई थिंक आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने मेरे से मेरे साथ इतना समय व्यतीत किया और जानना चाहा कि मैं कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से, वो 2 चीजें। एक तो देयर इज नो शॉर्टकट, मेहनत से घबराइए नहीं, किसी भी चीज का शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। आप शॉर्टकट 3 शॉर्टकट लेंगे तो वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप एक लंबे रास्ते से भी पहुंचते, अल्टीमेटली वहीं पर आ जाते। तो देयर इज नो शॉर्टकट इन लर्निंग, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, देयर इज नो शॉर्टकट इन लॉ, देयर इज नो शॉर्टकट इन प्रोफेशन। तो ज्यादा शॉर्टकट हम कई बार अडॉप्ट करते हैं कि हमें सब कुछ पकी पकाई खीर हो, तो वैसा नहीं हो पाता। मेहनत करनी पड़ती है, हम सभी को मेहनत करनी पड़ती है। और क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में ये भी खराब है, वो भी खराब है, लॉ सिस्टम भी खराब है, लीगल भी खराब है, जुडिशरी भी खराब है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, पुलिस भी, पॉलिटिक्स भी। नहीं, अरे आप देखें कि इंडिया से खराब कितनी कंट्री है। इंडिया, आप जब उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो आप जिन कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं उसको वहां तक लेके जाना आपकी मेरी जिम्मेवारी है। तो आई थिंक instead of criticizing the system, instead of finding holes in the system, we have to work together to make it better and we have to keep learning. I think यही 2 चीजें हैं। और तीसरी चीज जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि सही काम करेंगे, सही नतीजा मिलेगा। गलत काम करेंगे तो सही नतीजा कभी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट ना ढूंढे, सही तरीके से सही काम करें। हमारी रेपुटेशन कई बार मार्केट में खराब हो जाती है इस चक्कर में, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हम जुगाड़ बता देंगे। तो जुगाड़ शब्द से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। सही तरीके से सही काम करेंगे। कई बार हमें कई ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्ट करना होता है, पर उसको भी सही तरीके से करें। जब तक हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, आई थिंक द रिजल्ट, राइट रिजल्ट हैज टू बी। यही मैं अपनी आई थिंक फाइनल कमेंट्स यही है। थैंक यू सो मच रजत जी। आपने इतनी अच्छी बात कही कि ये बहुत आपने जो देश हित में और जनहित में जो बात रखी कि ये पुरानी कहावत भी है कि आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। ये बहुत ज़रूरी है हमारे स्पेशली मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी के लिए कि दोषारोपण ना करें। आप ये देखें कि आप कैसे बदलाव ला सकते हैं, एक सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकते हैं समाज में। क्योंकि हर इंसान जो सृष्टि से जुड़ा हुआ है, जो देश से जुड़ा हुआ है, वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव कदम उठा सकता है। मेरा भी ऐसा मानना है। इसी के साथ रजत जी आपसे आज्ञा चाहेंगे और इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। और समाप्त करने से पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद और मेरी ईश्वर से कामना है कि आपको, आपके परिवार को, आपकी कंपनी में सारे लोगों को स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।